आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। हमने ये बात स्टडी करी थी कि सेल एग्जैक्टली दो तरीके से मिलते हैं हमें, एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हमें स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करना है। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी अच्छे से अंडर द किंगडम मोनेरा किया जाएगा इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले एनसीईआरटी बोलता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बेसिकली एनसीईआरटी आपको कैटेगरीज दे रही है बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। याद रखिएगा ये जो पीपीएलओ नाम से चीज है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके अंडर ही माइकोप्लाज्मा आता है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। पीपीएलओ एक कैटेगरी है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लूरोनिमोनिया कॉज करते हैं, लंग्स में निमोनिया कॉज करते हैं। वैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब बात है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये दीज सेल्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और काफ़ी जल्दी डिवाइड करते हैं। इनके अलग अलग टाइप्स की शेप एंड साइज मिलेगा और उनके 4 बेसिक शेप्स मिलते हैं। यानी अगर मैं ऑब्जर्व करूं एक बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग शेप्स के अंदर आपको मिल सकता है। आपके पास शेप बोलते हैं बैसिलस रॉड लाइक, इस तरीके से एक रॉड लाइक शेप मिल सकती है। कॉकस स्फेरिकल, इस तरीके से शेप मिल सकती है। विब्रियो कॉमा शेप, दैट मीन्स बैक्टीरिया अपने को कॉमा शेप में मिलेगा। एंड स्पिरिलम स्पाइरल शेप में, बैक्टीरिया इस तरीके से स्पाइरली शेप्ड अपने को बैक्टीरिया मिल सकता है। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। अभी जस्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन यानी अंडरस्टैंडिंग करें। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइजेस ऑब्जर्व किए हुए कि यूकैरियोटिक सेल का आप साइज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे बैक्टीरिया का साइज ऑब्जर्व कर सकते हो, पीपीएलओ। अगर ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है और ये दोनों हमारे पास हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स 10 से 20 माइक्रोमीटर है, ये यूनिट है बेटा माइक्रोमीटर। और आप यहाँ पे बैक्टीरिया के देखिए 1 to 2 और पीपीएलओ तो और भी ज्यादा छोटा होता है। सिंपल हमें समझ आता है। प्रोकैरियोट्स की स्टडी करते वक्त हमें उसके सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को जब समझते हैं बेटा, तो हमें कुछ चीज़ों का आइडिया लगता है। अगर आप इस सेल के सबसे इंटीरियर, सबसे अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का आप न्यूक्लियस ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूक्लियस के पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास। क्या ये कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस की प्रेजेंस है ही नहीं। हम लोगों ने ये चीज लास्ट क्लास में भी जाने थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर स्ट्रक्चर तो मिलेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से पड़ा होगा विच इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। हेंस यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। नेकेड मतलब उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एक क्वेश्चन आपके पास क्लियरली आएगा अगर आपके पास वर्ड पूछा जाता है नेकेड। नेकेड का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं। इसके पास कहता है कि इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए अ सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब इस एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल को। आप इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल को आप इस तरीके से बनाइए और यहाँ पर इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल ऑब्जर्व कीजिए। ये जेनेटिक मटेरियल एक धागा नहीं है बट एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर पड़ा है। अगर इस जेनेटिक मटेरियल की एक्चुअल में अगर आपको अरेंजमेंट, अगर मैं प्लेसमेंट दिखाऊं, तो जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से ऊन के धागे की तरह पड़ा होगा और बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हुआ। दैट मीन्स अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो ओपन करने में आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से एक लॉन्ग सीक्वेंस दिखाई देगा। इस तरीके से आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड धागा दिखाई देगा। दिस इज द सर्कुलर डीएनए।
तो हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरीके से है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सर्कुलर डीएनए के फॉर्म के अंदर हमें मिल रहा है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ सर्कुलर डीएनए, क्योंकि ये एक अकेली एंटिटी है तो इसको हम कहते हैं वन क्रोमोसोम। तो हमेशा जो भी प्रोकैरियोट होगा उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होगा और वो सर्कुलर अरेंजमेंट में। सर्कुलर अरेंजमेंट के अलावा कोई और अरेंजमेंट मिलती है? बिल्कुल। अगर आप यूकैरियोट्स को अरेंजमेंट देखते हो तो यूकैरियोट्स में बेटा इस तरीके से वो एक लीनियर अरेंजमेंट में मिलते हैं, एक सीधे सीधे लंबे लंबे धागों की तरह मिलते हैं। इसको कहते हैं लीनियर डीएनए। यहाँ पर आपके पास कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए। तो हम एनसीईआरटी की लाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो एनसीईआरटी यहाँ पे आपको बोल रहा है it is not enveloped by a membrane. In addition, the genomic DNA सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर डीएनए। ये तो बात समझ आती है। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इसके पास जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास एक और डीएनए होता है यहाँ पर, ये छोटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम टर्म करते हैं प्लाज्मिड। एंड इसकी भी क्वालिटी क्या है? ये सर्कुलर इन नेचर है, सर्कल शेप के अंदर मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी मेन डीएनए से अलग। क्रोमोसोमल डीएनए ये वाला जीनोमिक डीएनए होगा। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या हुआ? ये वाला डीएनए जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। सर्कुलर अरेंजमेंट में होता है जैसे क्रोमोसोमल डीएनए होता है। सिंपल समझ आए? अगर इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये वाला डीएनए एक बैक्टीरियल सेल को कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज देगा, कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बैक्टीरिया के अंदर होंगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए सिंगल है, सर्कुलर है। मैनी बैक्टीरिया, नॉट ऑल, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। These small DNA are called as plasmids. अभी आपको बताया इन डीएनए को हम लोग टर्म करेंगे प्लाज्मिड्स। The smaller DNA is called as plasmid. The plasmid DNA confers यानी देता है certain कुछ specific phenotypic characters to this bacteria। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर प्लाज्मिक डीएनए होगा तो ये वाला जो बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज मिलेंगी, कुछ स्पेशल क्वालिटीज मिलेंगी, कुछ स्पेसिफिक, ये एनसीईआरटी बोलते हैं स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। हायर क्लासेस में अगर आप इसको स्टडी करेंगे, आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहते रहें तो प्रोकैरियोट जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सेल वॉल है, बिल्कुल है, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल है, और क्या इसके पास ऑर्गेनेलीज है? बिल्कुल भी नहीं। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ऑर्गेनेलीज नहीं है, और अभी हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, बिल्कुल है। क्या इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। हम अगर आप प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं, तो उसका सेल एनवेलप, उसकी मॉडिफिकेशंस एग्जैक्टली क्या है, चलिए हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, उसके सेल एनवेलप के हम लोगों को ऑब्जर्व करने में मालूम लगता है 3 पार्ट्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली अरेंजमेंट किस तरीके से? अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करें तो आप एक लेयर देखिए, 2 लेयर, 3 लेयर। पहली चीज, इन तीनों को मैं मिला के टर्म करूंगा सेल एनवेलप। तो ये जो सेल एनवेलप है ये 3 हिस्सों का बना हुआ है, जैसे नाम बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आप यहां से का देख सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की, सीधी सी बात है, वो आपके पास आउटर मोस्ट है एंड इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स।
ये कह रहे हैं इट इज द आउटरमोस्ट, द ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। अगर आपके पास बच्चे कभी भी वर्ड आता है पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन, इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर कभी भी पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन आपस में जुड़ के मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, इन चीज को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है पॉलीसैकेराइड प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है, यानी आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स इस चीज का बना हुआ है। इट कैन बी टाइटली बाउंड। अगर आप ऑब्जर्व करें कि ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हमारे पास सेल है, सेल के ऊपर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अगर ग्लाइकोकैलिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स एकदम जोर से, एकदम टच जोर से अगर बाइंडेड है, तो इस चीज को हम टर्म करते हैं इट इज वेरी वेरी टाइटली बाउंड। तो अगर ये टाइटली बाउंड होता है तो इस चीज को हम टर्म करते हैं कैप्सूल, इसको हम टर्म करेंगे कैप्सूल। अगर ये लूजली बाउंड होगा इसको हम टर्म करेंगे स्लाइम। हमने ऑब्जर्व किया इधर 3 लेयर्स थे, 3 लेयर्स के सबसे ऊपर आपने ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है सेल वॉल को। हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर बेटा हमें पढ़ी है वो है सेल वॉल। तो लेट्स गो फॉर दिस सेल वॉल। सेल वॉल की बेसिक कॉम्पोजिशन जैसे समझी जाती है कि जो सेल वॉल है इसकी कॉम्पोजिशन, यानी अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में अगर बैक्टीरिया को स्टडी करें तो इसकी सेल वॉल एग्जैक्टली बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन एक कंपाउंड है जिसका दूसरा नाम दिया जाता है म्यूरिन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन की बनी है, यानी सेल वॉल भी आगे 2 हिस्सों की बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो हम स्टडी करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। सी इसका स्कूल का नाम पेप्टाइडोग्लाइकन है, घर का नाम म्यूरिन है, और ये दोनों नाम याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेप्टाइडोग्लाइकन का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़िए, कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसीजर है कैसा। अब देखिए, अगर हम कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा तो आपके लिए हमेशा एक एग्जांपल दिमाग में जो आता है ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हमें कॉमनली फाउंड होते हैं। लेकिन बेटा कभी कभार क्या होता है कि ये जो कॉमनली फाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके मॉडिफाइड फॉर्म्स मिलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जो हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं, जैसे आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये उल्टा लिख दिया गया, इधर होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मॉडिफाइड हैं, यानी ऐसा नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट जिसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लगा है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस कहता है कि द नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड and N-acetyl glucosamine units are placed alternatively, एक के बाद एक लगी है, in rows, एक के बाद एक लगी है, in and अगर ये कहते हैं कि 2 rows अलग अलग, अगर मैं कोई भी 2 rows को देखूं तो these are connected by peptide bonds। आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आपको एक रो मिल रही है, इस रो के अंदर आपको यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिल रहा है, इधर आपको म्यूरामिक एसिड, फिर ग्लूकोसामाइन, फिर इधर नीचे एक और रो मिल रही है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, और ये जिस चीज से जुड़े हुए हैं ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो कभी भी बेटा कहा जाता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो आपके पास चीज है पेप्टाइडोग्लाइकन, 2 वर्ड्स है। पेप्टाइडो वर्ड कहां से है? पेप्टाइड बॉन्ड जो हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, और ग्लाइकन वर्ड आया कार्बोहाइड्रेट से, जो ये कार्बोहाइड्रेट के मॉडिफाइड फॉर्म है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसी चीज है विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स।
अंडरस्टूड। इसके अलावा हम लोग बैक्टीरिया को जब स्टडी करने लगे तो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया कैटेगोरिकली। आप देखिए ना, बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना चाहते हैं तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया, वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे। तो जैसे जैसे उन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया तो उनको एक बात पता लगी, आप बैक्टीरिया को लीजिए और आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगा। तो आपको देखने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है, आपको बैक्टीरिया को स्टेन करना है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर कलर डालना है। तो एक साइंटिस्ट थे हाइंस्टाइन ग्राम, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के ऊपर कलर डाला, स्टेन डाला और उनको बेसिकली दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिले। यानी अगर मैं सेल वॉल स्टेनिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बैक्टीरिया को दो टाइप्स में बांटता हूं तो बैक्टीरिया हमारे पास बनते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड एक बनता है ग्राम नेगेटिव। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ग्राम पॉजिटिव। इनको लिख, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा इस तरीके से लिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये दो टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेनिंग कैपेसिटीज, अकॉर्डिंग टू द स्टेन दैट द बैक्टीरिया टेक्स, यानी किस कलर का स्टेन लेता है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो ये वॉयलेट कलर का स्टेन लेगा, और ग्राम नेगेटिव कैसा लेता है, वॉयलेट ब्लू कलर आप बोल सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव होगा जो आपके पास रेड या फिर पिंक आप बोल सकते हैं, इस कलर का स्टेन लेता है। जैसे जैसे स्टडीज चलती गई तो ये मालूम लगा कि सेल वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकन का है। बट अगर आप यहां पर इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन से ऊपर, पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी एक और लेयर मिल रहा है। What does it mean? That means अगर मैं ये कहता हूँ ये पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के ऊपर सेल वॉल का ही पार्ट है बेटा, ये सारा का सारा सेल वॉल है। पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर ही आपको एक नया लेयर मिलेगा और उस लेयर को हम क्या टर्म करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। लाइन क्या कहती है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बैक्टीरियल सेल वॉल इज सराउंडेड बाय अ कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन। The peptidoglycan layer, ये जो peptidoglycan layer है is surrounded by a continuous layer of lipoprotein, and lipoprotein मतलब lipids are attached to proteins via covalent bond, उसको हम लिपोप्रोटीन कहेंगे। ऑल्सो इस लिपोप्रोटीन लेयर के साथ साथ एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। ये चीज आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। LPS, इस स्टेज को हम टर्म करते हैं LPS। द LPS लेयर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर विच गिव्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। इस लेयर को एज ए एंडोटॉक्सिन भी समझा जाता है। अब ये एंडोटॉक्सिन क्या है ये हम बैक्टीरिया को पढ़ते वक्त अंडरस्टैंड करेंगे। मीनवाइल हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमें अभी तक क्या मालूम लगा, सेल एनवेलप के तीन हिस्से। क्या, सेल एनवेलप के तीन हिस्से, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स को हमने स्टडी किया तो ग्लाइकोकैलिक्स से आगे दो हिस्से होते हैं, एक कैप्सूल और दूसरा स्लाइम लेयर। दूसरा हमने सेल वॉल को स्टडी किया। सेल वॉल आप ग्राम पॉजिटिव पढ़िए चाहे ग्राम नेगेटिव पढ़िए, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव में दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होता है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन से अबव एक और चीज मिलती है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन टर्म करते हैं। अब हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए, अगर आप सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें मालूम लगता है कि जो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स हैं उन दोनों की सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। सेल मेम्ब्रेन जो यूकैरियोट्स की है वहां पर देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन है तो एक सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना है, सेल को एक स्ट्रक्चर देना है, उसके साथ साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना है, तो सेल मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी देगा। बट बेटा जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसको इलास्टिसिटी देना है। चलो इसको हम शुरू से दोबारा मैं समझाता हूं इस बात को। सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोट है चाहे प्रोकैरियोट, इसके पास एक क्वालिटी है, ये इलास्टिक होता है, बट इट नीड्स टू
बी स्टेबल, उसको इलास्टिक के साथ साथ स्टेबल भी होना है। तो अगर उसको इलास्टिक के साथ साथ स्टेबल भी होना है तो इसको कुछ केमिकल चाहिए। हम स्टडी करते हैं यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में, तो डिफरेंस कहाँ आता है? फॉर स्टेबिलिटी यहां पर यूकैरियोट्स में आपको मिलता है कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोकैरियोट्स में आपको क्या मिलता है? स्टेरॉल्स। प्रोकैरियोट्स में आपको मिलता है होपनॉइड्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। ऑल्सो हमें कुछ इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें को भी स्टडी करना है। सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के अंदर बेसिक पड़ी है, उसको जो नॉर्मल अपना काम करना है वो एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन काम करती है। बट बेटा आप जब प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट का जो ये सेल है, अगर ये मैं बाहर से सेल मेम्ब्रेन दिखा रहा हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कभी कभार इंटरनल इस तरीके से एक्सटेंशन दिखाती है। इस इंटरनल एक्सटेंशंस को हम लोग टर्म करते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम है क्या? अगर आप प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन इन सम केसेस हैव अ इंटरनल इनवेजिनेशन and this internal invagination is termed as mesosomes। तो mesosomes का बेटा फंक्शन क्या है? ये फंक्शंस एंड जितनी भी क्वालिटीज है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल सकती हैं, या हम मोनेरा जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम इसका रफली अगर अकॉर्डिंग टू फंक्शन एनसीईआरटी इसका सिंपल सा फंक्शन कहता है अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दीज एक्सटेंशंस फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेले। ये समझाता हूँ क्या? ये क्या करती हैं? जो आपके पास एक्सटेंशन है यानी मेसोसोम जैसी एक्सटेंशन है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स, respiration, secretion, increasing the surface area and enzymatic content। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड पे आपके पास एक डोमिनेंट क्वेश्चन बनता है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मेसोसोम के अगर फंक्शन पूछे जाए, पहली बात क्या वो सेल की इंटरनल एक्सटर्नल कैसी एक्सटेंशन है? इंटरनल। इंटरनल एक्सटेंशन के अलावा क्या आपके पास उसका फंक्शन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू द डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन करना, सांस लेना देने में मदद करती है, एक सिक्रीशन अगर सेल को अपने से बाहर कुछ फेंकना है सिक्रीशन में मदद करेगी, और सरफेस एरिया बढ़ाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइमेटिक कंटेंट का। ये बात समझ आती? इसके अलावा अगर आप खुद सोचे, बैक्टीरिया जो है क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल। हम लोग बेटा जब बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया प्रेडोमिनेंटली दो जोन्स के अंदर मिलता है। आपके पास एक हेटेरोट्रोपिक और एक ऑटोट्रोपिक। अगर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर आप देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं फोटो ऑटोट्रोपिक, अगर फोटो ऑटोट्रोपिक कैटेगरी आप बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपका आता है सियानो बैक्टीरिया एंड माइंड इट, इसको आप एक और वर्ड बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी नहीं है, इसका नाम कॉमन है बस ब्लू ग्रीन एल्गी, बट ये है क्या? बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोपिक है, तो फोटो ऑटोट्रोपिक इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए या कोई पिगमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो दैट मीन्स इसके पास पिगमेंट होगा। पिगमेंट कौन सा? इसके पास पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। तो हमें बात समझ आती है, क्लोरोफिल पिगमेंट है बैक्टीरिया के पास और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल एक प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ स्टोर होगा? देखिए ना बेटा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा बनता है कि जो ये क्लोरोफिल नाम की चीज है यूकैरियोट में प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, बट हमें तो मालूम है प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो अगर आप क्लोरोफिल की अरेंजमेंट देख रहे हैं तो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होगा? क्लोरोफिल को स्टोर करने के लिए एनसीईआरटी ध्यान से देखना क्या बोलता है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, हमने यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, इन साइनोबैक्टीरिया
There are membranous extension into cytoplasm called as chromatophores. यानी जिस तरीके से मीजोजोमिक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, उसी तरीके से क्रोमेटोफोर भी एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो पिगमेंट कंटेन करेगा. पिगमेंट का एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पे, क्या? क्लोरोफिल. सिंपल. इसके अलावा आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलता है? बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में इसके अलावा आपको मिल सकता है बहुत सारी चीजें. समझिए बेसिक. क्या प्रोकैरियोटिक सेल मूव कर सकते हैं? क्या वो मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल? दोनों हो सकते हैं. एनसीईआरटी कहते हैं दे कैन बी मोटाइल, दे कैन बी नॉन मोटाइल. अगर प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल है दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा. अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए उसको बेसिकली क्या चाहिए? उसके पास कुछ एक्सटेंशंस होंगी, सेल वॉल से निकलती हुई कुछ फिलामेंटस एक्सटेंशंस हैं, और इस एक्सटेंशन को हम टर्म करते हैं फ्लैजिला. क्या टर्म करेंगे? फ्लैजिला. यानी अगर आप इस तरीके से यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाए तो बैक्टीरिया में इस तरीके से आपके पास फ्लैजिला मिलेगा, और बीच में इस तरीके से आपके पास बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल. बैक्टीरिया का फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूव करने में, आगे बढ़ने में मदद करता है. बैक्टीरिया का फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किस तरीके से होता है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बेटा 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, इन सब की डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. आगे मूव करते हैं. इसके साथ सोचा है बिसाइड्स फ्लैजिला, Pili and fimbri are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. अब ये पिलाई फिम्बरी एग्जैक्टली है क्या? हम लोगों ने बेटा जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया तो हमें कुछ ना बेसिक आइडिया यानी बेसिक चीज़ों के बारे में पता लगा. क्या था? आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखिए. इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एट सम पॉइंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया हैज डन समथिंग. यहाँ पे एक्सटेंशन इस तरीके से बनाई है. एक्सी एक्सटेंशन को हम टर्म कर सकते हैं पिलाई या फिर फिम्ब्रे. ये पिलाई और फिम्ब्रे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल नहीं, मुझे ऐसे यहाँ पे टर्म करना चाहिए, रिप्रोडक्शन, या फिर अटैचमेंट टू अ सरफेस. ये किसका काम है? ये पिलाई फिम्ब्रे का काम है. क्या ये पिलाई और फिम्ब्रे क्या मूवमेंट में मदद करते हैं? नहीं. मूवमेंट में कौन मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है अपने को फ्लैजिला. फ्लैजिला के अगर 3 हिस्से पूछे जाए तो आपके पास क्या मिलेगा? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. यहाँ तक समझ आ गया? बस ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. एक और बैक्टीरिया की जब हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया में हमें मालूम लगा कुछ छोटी छोटी चीजें मिलती हैं. लेट्स रीड देम. ये कहता है रिजर्व मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको स्टोर करने की जरूरत हो. रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट सेल के अंदर आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज यानी कुछ छोटी छोटी, ये इस तरीके से अगर बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे आपके पास डीएनए, तो यहाँ पे कुछ आपके पास इस तरीके से ये चीजें मिलेंगी. ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये इंक्लूजन बॉडीज है. तो इंक्लूजन बॉडीज में रिजर्व मटेरियल स्टोर किया जाता है. ये these are not bound by any membrane and lie freely in the cytoplasm. ये समझना बहुत जरूरी है. क्या इंक्लूजन बॉडीज के पास कोई मेम्ब्रेन होगी? नहीं. क्वेश्चन, क्या ऑर्गेनेलीज, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज के पास मेम्ब्रेन होती है? हाँ. आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन होगी, वैक्यूल की अपनी मेम्ब्रेन होगी, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन होगी. दैट मीन्स ऑर्गेनेलीज जो यूकैरियोट के अंदर है वहां पर मेम्ब्रेन्स है. लेकिन ये जो प्रोकैरियोट है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सॉरी नो, इट इज नॉट प्रेजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. क्वेश्चन समझे? मैंने ध्यान से वर्ड रखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. तो क्या विदाउट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज मिल सकते हैं? हाँ. एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, दैट इज राइबोसोम, दैट कैन बी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, बट इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. उसके साथ साथ तो अगर प्रोकैरियोट को अपना फूड स्टोर करना तो कहाँ करेंगे?
प्रोकैरियोट को अगर अपना रिजर्व मटेरियल स्टोर करना है तो बेटा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, एंड इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, और वो साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बैठे। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल बने हुए, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एक स्टोरेज मटेरियल होते हैं, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है उसका, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, ये बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि कोई अगर प्रोकैरियोट है, अगर वो उसको पानी में फ्लोट करना है या कुछ भी अगर काम करना है, तो वो अपने अंदर गैस के वैक्यूल्स भी स्टोर कर सकते हैं। गैस वैक्यूल्स मतलब गैस के जो बेसिक छोटे छोटे बबल्स होंगे वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रख सकते हैं, जिसकी मदद से वो अफ्लोट रह सकते हैं, पानी में तैरते हुए रह सकते हैं। वो पानी में डूबेंगे नहीं, वो पानी में तैरते रहेंगे। This was the basic introduction of the prokaryotic cells. हमने NCERT देखा, नोट्स को देखा, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि आप जब अपना ये काम करेंगे आप अपनी NCERT को दोबारा पढ़िए, मेन पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करके समझा दिए गए, आपको वर्ड्स का मतलब समझा दिए गए। राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग and the notes that you're already getting, उनको मिक्स कीजिए, NCERT को रेगुलरली कीजिए, and the assignments that are being given to you along with this thing उसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाता है तो आपका कंसेप्ट बढ़िया से बनता है, अदरवाइज दिस वुड क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम टू यू। आप ये चैप्टर पूरे +1 पूरे +2 का बहुत बड़ा, बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।